Very very good morning all of you. This is B.Ed second year, our Haryana MDU class, paper number 1 knowledge and curriculum, which is going on with me, and unit number 3 we are continuing. ठीक है, so आज हमने यूनिट 3 में ही जो है आगे वाला पार्ट कवर अप करना है. यूनिट 3 में जहाँ मैंने आपको बताया था हम करिकुलम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि करिकुलम शब्द जो है वो कहाँ से डराइव हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. तो आज की क्लास में हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ करिकुलम. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. ओके डन बेटा. सो आज का क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ करिकुलम. मैं बता देती हूँ ये जो क्वेश्चन है ये आपका हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ. देयर इज नो प्रॉब्लम. आप नोटबुक ओपन करके बैठो साथ में, सो दैट आई प्रोवाइड यू. मैं आपको इसके जो भी कंसर्न पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने एग्जाम में लिखने हैं वो मैं सारे बता रही हूँ. ठीक है, सो देखो अब हम यहाँ बात करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम. हिंदी मीडियम में पेज नंबर 167. हिंदी मीडियम में पेज नंबर 167. मैम योर वॉइस इज नॉट एबल. Am I audible to all of you, or is there any problem to anybody? Please write. Yes ma'am. Okay done. ठीक है बेटा. फिर देखो वॉइस का इशू जिसे है वो अपना नेटवर्क चेक करो. From my side there is no problem. मैम यू आर नॉट ऑडिबल. बेटा नहीं, ऑडिबल हूँ, बाकी सबको आ रही है वॉइस. कोमल यू चेक योर ऑडियो. Please check. No ma'am, your voice is very much clear. There is no problem. See Komal, देखो comments में Dola is writing, ma'am your voice is audible or clear. So there is no problem. You check your connection. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं. आज पहले ही बहुत लेट हो गया है. टाइप्स ऑफ करिकुलम. करिकुलम के कितने प्रकार होते हैं, तो हम जब करिकुलम को फ्रेम करते हैं तो उसकी एक अप्रोच को माइंड में रख के उसका टाइप्स डिवाइड करते हैं. तो हमें उस अप्रोच को यहाँ पर ध्यान देना है. तो जैसे हमारी एक अप्रोच हो सकती है सब्जेक्ट सेंटर्ड, तो उसके बिहाफ पे जो नाम बना वो क्या हो गया, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. पहला करिकुलम कौन सा टाइप बताया इन्होंने बेटा, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया बेटा एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम. एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम. एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम. तीसरा इन्होंने बताया है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. थर्ड टाइप पे कौन सा बताया, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम. फिर बताया एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. एक्टिविटी, जहां पर एक्टिविटी की बात हो, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम. फिर कोरिलेटेड करिकुलम. कोरिलेटेड करिकुलम. कोरिलेटेड करिकुलम के बाद नेक्स्ट है कोर करिकुलम. कोर, अभी हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. जस्ट आई एम गिविंग यू द नेम्स. कोर करिकुलम इज द नेक्स्ट वन. देन नेक्स्ट वन इज अ क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम. क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम. एंड द नेक्स्ट वन इज द वोकेशनल करिकुलम. Then integrated curriculum. इंटीग्रेटेड करिकुलम. और नेक्स्ट आ जाता है बेटा, बस इतना ही करने हैं, दैट्स इट. ये हमारे टाइप्स में आप बेटा हिंदी मीडियम में भी जो और सब चीज़ें दी हुई हैं वो सब बिल्कुल कुछ वर्थलेस है, वो नहीं करना. सिर्फ हमें ये टाइप्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्जाम में आंसर में लिख के आने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. पहला कौन से, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम. सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम वो करिकुलम होता है जहां पर आप जो चैप्टर्स या जो भी उसमें यूनिट सब यूनिट्स डिवाइड करते हो और जो भी एक्टिविटीज आप करवाओगे वो सब जो है ना सब्जेक्ट जो वहां पर फोकस किया जाएगा, सब्जेक्ट को फोकस किया जाएगा. यानी जो एग्जाम में आना है, जो उस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाना है उसको फोकस किया जाएगा. जहां पर बुक्स की पाठ्य मतलब भूमिका होगी, जैसे होता है ना अप्रोचेस होती है चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चा सेंटर प्लेस पे होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर एट द सेंटर पॉइंट होते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं.
वहाँ पर इंस्ट्रक्शन बेस्ड मतलब टीचिंग चलती है, वहाँ पर बच्चे पैसिव लिसनर्स होते हैं और वहाँ पर आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको अपने अनुसार देखना है। लेकिन एक क्या होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड में ना तो टीचर होता है ना तो चाइल्ड होते हैं, मतलब ना तो वो चाइल्ड सेंटर्ड है ना तो वो टीचर सेंटर्ड है, बट इट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड, जहाँ पर टेक्स्ट बुक्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे हम यहाँ पर बुक को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मुझे पता है कि मुझे ये 4 यूनिट्स इतने ड्यूरेशन में खत्म करनी है, सो ये ऑल रिलेटेड टू सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ये कौन सा करिकुलम है हमारा, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जहाँ टॉपिक्स वगैरह जो भी सब चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंगली पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है, पूरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाता है, बुक्स के अनुसार, टेक्स्ट बुक्स के अनुसार और मटेरियल के अनुसार। तो दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। इज इट ओके, क्लियर? सो आप यहां लिख सकते हो बेटा मेन फोकस ऑन बुक्स। सबसे पहले यहां क्या लिखोगे, मेन फोकस ऑन बुक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बुक सेंटर्ड करिकुलम। ये एक तो इसमें बुक्स पर ज्यादा फोकस होता है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बुक सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, आगे निकलेंगे। अगला पॉइंट इसमें नॉलेज कंसर्न विद द वेरियस सब्जेक्ट्स, नॉलेज कंसर्न with the various subjects is further divided into topics and subtopics, is further divided into topics and subtopics, and then different books are prepared accordingly, and then different books are prepared accordingly. So ये पॉइंट समझ आया? हम जो भी मटेरियल है आप सब्जेक्ट जो है उसमें उसको सब टॉपिक्स और टॉपिक्स में डिवाइड कर दोगे और किताबें फिर उसी अनुसार से बनाई जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। आगे आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स आर गिवन सेकेंडरी प्लेस। इसी में और क्या बता सकते हो, स्टूडेंट्स आर गिवन सेकेंडरी प्लेस। इस तरह की अप्रोच में, इस तरह के टाइप ऑफ करिकुलम में बच्चों को भी और इवन अध्यापक को भी सेकेंडरी प्लेस पर रखा जाता है, द्वितीय स्थान पर रखा जाता है। समझ आ गया? नाउ राइट डाउन इसके। अब देखो हर अप्रोच के अपने फायदे होते हैं, अपने लिमिटेशंस होते हैं ओन, तो इस अप्रोच के मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं, तो इसके पहले मेरिट्स पर बात कर लो। पहला, इट फिक्सेस टीचिंग लर्निंग बोथ। इट फिक्सेस टीचिंग लर्निंग बोथ। ये पॉइंट समझ आता है? पढ़ाने वाले को ये पता है मुझे क्या पढ़ाना है, पढ़ने वाले को ये पता है मुझे क्या पढ़ना है, तो दोनों को अपना अपना टारगेट क्लियर रहता है। किताब सामने होती है, सबको पता है कि ये चीजें दी हुई हैं, ये हमें सब पढ़ना है, खत्म करना है। दूसरा, इट हैज क्लियर एंड स्पेसिफाइड एम्स। इट हैज क्लियर एंड स्पेसिफाइड एम्स। इसके जो उद्देश्य होते हैं ना वो बड़े स्पष्ट होते हैं, वो बड़े क्लियर होते हैं, किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि क्या करनी है, कहाँ से करनी है, ये चीजें इसमें क्लैरिटी की कोई इसमें वो है ही नहीं, संदेह है ही नहीं। ठीक है। तीसरा आ जाता है, इट इज बेस्ड अपॉन सोशल अप्रोच। इट इज बेस्ड अपॉन सोशल अप्रोच। ये एक सामाजिक मतलब उपागम है। वो क्यों है? क्योंकि हर कोई ये चाहता है, बच्चे भी ये चाहते हैं कि हमें वही चीज करनी है जो एग्जाम में आए, जो किताबों मतलब हमें उसके लिए एक स्पेसिफिक बुक मिल जाए पढ़ने के लिए, ताकि हमारा दिमाग ना खराब हो और कहाँ से करना है। और इवन टीचर के लिए भी तो सोशल अप्रोच इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबको ये सुटेबल लगती है। इज इट ओके? हर कोई अंदर से, बाहर से वो कुछ भी कहे कि हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, पर अंदर से हर कोई क्या चाहता है कि वो पढ़े जो आना है, जो नहीं आना उसको क्या करना है अभी पढ़कर, ये हर कोई ये चाहता है। तो ये सोशल अप्रोच है। ठीक है। फिर आया था डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैन बी करेक्टेड विद दिस टाइप ऑफ करिकुलम। डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैन बी करेक्टेड, नहीं कोरिलेटेड, सॉरी, कोरिलेटेड, कनेक्टेड लिख सकते हो या कोरिलेटेड विद दिस टाइप ऑफ करिकुलम। इस तरह के करिकुलम में, इस तरह के पाठ्यक्रम में आप अलग अलग विषयों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, उनमें बीच में संबंध स्थापित कर सकते हो, इंग्लिश को हिंदी के साथ कनेक्ट करके पढ़ा सकते हो, क्योंकि बुक्स है सबकी फिक्स, तो आप सब चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके बता सकते हो। अगला आ जाते हैं बेटा, इट मेक्स इजी टास्क ऑफ प्लानिंग, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। इट मेक्स इजी या ईज भी लिख सकते हो, टास्क ऑफ प्लानिंग, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। सो कैसे प्लानिंग करना है, क्या क्या कितने दिनों में खत्म करना है, तो पता है कितने चैप्टर्स हैं, इतने पीरियड्स हैं, इजीली डिवाइड हो जाएगा। टीचिंग में क्या क्या मेथड्स यूज करने हैं इस चीज को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सब कुछ पहले से आपको पता है
किताब में ये चैप्टर है तो आपको कौन से टीचिंग मेथड से पढ़ाना है वो भी आप पहले से सोच के अपने दिमाग में रख सकते हो। ये सब चीज़ें प्लानिंग में बहुत अच्छी हो जाएंगी। इससे फिर अब जब ये सब कुछ अच्छा होगा तो इवैल्यूएट भी अच्छे से कर पाएंगे, आपके कौन से उद्देश्य अचीव हुए कौन से नहीं हुए ये सब भी आप इवैल्यूएट करके अगली बार करिकुलम में फिर वो बदलाव भी ला सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी आप करिकुलम को इस तरह से इवैल्यूएट करना, इस तरह से टीचिंग करना सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अगला आ जाता है दिस टाइप ऑफ करिकुलम इज जनरली लाइक्ड बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ। दिस टाइप ऑफ करिकुलम इज जनरली लाइक्ड बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स बोथ। आप ये पॉइंट तो समझ गए ना, लिखने से ही समझ गए, दोनों इसे पसंद करते हैं। और इट अपलिफ्ट द ट्रेडिशनल नॉलेज। लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हो, इट अपलिफ्ट्स द ट्रेडिशनल नॉलेज। ये परंपरागत ज्ञान जो है ना उसको आगे बढ़ाता है। मतलब जो चीजें चली आ रही हैं, मान लो आपने फर्स्ट क्लास में ये किताब में पढ़ा तो सेकंड क्लास में जस्ट उससे आगे का आएगा, थर्ड क्लास में फिर उसके आगे का आएगा, फोर्थ में उसके आगे का आएगा। तो एक जो ट्रेडिशनल है उसको ही आप आगे आगे गो थ्रू करते जा रहे हो, ये सिस्टमैटिकनेस बनी रहती है। इज इट ओके? ये तो हो गए इसके प्लस पॉइंट्स। नाउ टॉक अबाउट सम नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव लूप होल्स और लिमिटेशंस फॉर दिस। Now what are the limitations? It doesn't take into consideration students' interest, need and capabilities. It doesn't take into consideration students' interest, needs and capabilities. आप ये पॉइंट तो समझ ही गए क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, तो ये बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की कैपेबिलिटी इस बात को बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। हर बच्चे को हर हाल में इस किताब को पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये किताब में जो दिया है वही एग्जाम में आना है, वही सबके लिए कॉमन है, तो ये बात कोई नहीं भूल सकता। ठीक है, दूसरा, इट ओनली फोकसेस ऑन पैसिव एग्जाम, इट्स ओनली फोकसेस ऑन पासिंग द एग्जाम, पासिंग द एग्जामिनेशन। सिर्फ परीक्षा में पास होना, वो तो हम समझ ही गए, हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, वही चीजें ध्यान दे रहे हैं जिससे हम एग्जाम में जस्ट पास हो सके। हाँ ठीक है, तीसरा आ जाता है इट इंक्रीजेस द टेंडेंसी ऑफ क्रैमिंग। It increases the tendency of cramming. Now you all know cramming क्या होता है, रट्टाफिकेशन। सो बच्चे को पता है कि कल के पेपर के लिए एटलीस्ट मैं पढ़ के चला जाऊं, तो चाहे मुझे रट के क्यों ना याद करना पड़े, तो वो क्रैमिंग पर फोकस हो जाता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट नेग्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इट नेग्लेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो हर बच्चे की अपनी कैलिबर होती है, नो टू पर्सन्स आर सेम, सेम इंटरेस्ट सेम कैलिबर, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये तो कह रहा है वही ये किताब सबको पढ़ाई जाएगी। सो डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर ये अप्रोच फोकस नहीं करती। अब आगे आ जाता है इट इज अ टाइप ऑफ रिजिड करिकुलम। बेटा रिजिड मतलब क्या होता है, जिसका एक ट्रैक बना हुआ है और वो उस ट्रैक से हटके कभी बात नहीं करेगा, वो आपको कभी एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं समथिंग मोर, दिल मांगे मोर, जो हर कोई बच्चा चाहता है कि उसे मिले, बट क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन भी होते हैं, दे वांट मोर नॉलेज, मोर एंड मोर नॉलेज, दे आर द एक्टिव रेसिपिएंट। तो ये आज के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली ये अप्रोच फोकस मतलब वर्क नहीं करती है। रिजिडिटी की को ये फोकस करता है, मतलब एक जो एक बार बन गया विल नॉट चेंज एट ऑल। ठीक है, फिर आ जाता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू इट। डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू इट, क्योंकि यहाँ रट्टाफिकेशंस है ना, बहुत सारी चीजों को समझाया तो जा ही नहीं रहा, सब चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जा रही हैं। सो आप जो रियल लाइफ वैल्यूज हैं वो हम डेवलप नहीं कर पाते समटाइम। ठीक है, आई होप सो समझ आ गया। एंड द लास्ट पॉइंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इज इम्पॉसिबल थ्रू इट या इज नॉट पॉसिबल थ्रू इट, क्योंकि ऑलराउंड तो तभी होगा जब वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा। सो ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है तो उसके इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज, उसके नेचुरल डेवलपमेंट पर ये फोकस ही नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर जो है आप ऑलराउंड पर फोकस नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा पहला टाइप ऑफ करिकुलम विच इज सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सो आई होप सो समझ आ गया। नाउ टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ करिकुलम, दैट इज एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। फोकस ऑन एक्सपीरियंस, किस पे फोकस होता है ये? एक्सपीरियंस। यहां पर बालकों के विकास के लिए पाठ्य विषयों पर बल ना देकर अनुभवों पर बल दिया जाता है। ठीक है, सो एक्सपीरियंसेस आर फोकस्ड रादर देन टेक्स्ट बुक्स।
मतलब वो ज्ञान जो किताबों में लिखा हुआ है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जो मिलने वाला अनुभव है, जो हम अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, उस अनुभव को बताना या उस अनुभव को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि किसी भी चीज के कांटेक्ट में आकर डायरेक्टली और उस चीज को समझना, उसके साथ एक तरह से लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटी करना, करके सीखने पर बल देना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। जैसे ठंडे और गर्म को टच करके ही रियलाइज किया जा सकता है, उसको किताबों में याद करके नहीं। ये कड़वा है, ये मीठा है, तो वो आप टेस्ट से बता सकते हो कि बार बार कि ये टेस्ट जो मैं जितनी चीजें कर रहा हूँ ये सब मीठी की साइड में है, और ये मैं जितनी चीजें टेस्ट कर रहा हूँ ये खट्टी की साइड में है, कड़वी की साइड में है। ऑल आर एक्सपीरियंसेस, हर चीज के साथ एक एक्सपीरियंस कनेक्ट होता है। गर्म कप को जब हम पहली बार टच करते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है, और उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि जब नेक्स्ट टाइम हम दोबारा इस कप को टच करेंगे, सो वी कैन नॉट टच डायरेक्टली, अदरवाइज इट विल बर्न आवर फिंगर। ठीक है, सो हम उसके लिए केयरफुली एक डिसाइड करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम है। यहाँ पर ये किताबों में लिखी हुई बात पर, किताबों में लिखा हुआ आप उतनी जल्दी नहीं समझ सकते, लेकिन एक्सपीरियंस की हुई चीज को आप हमेशा परमानेंट अपनी नॉलेज का पार्ट बना सकते हैं। इज इट ओके? अब आगे हम यहाँ बात करते हैं, इसके अपने कुछ मेरिट्स और ड्रॉबैक्स जैसे हैं। तो इसके मेरिट्स क्या होते हैं? इट इज अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, यह एक लचीले प्रकार का पाठ्यक्रम है, क्योंकि अनुभव हमेशा बदलते रहते हैं। अनुभव अलग अलग सिचुएशंस के अनुसार होते हैं। इनका करिकुलम कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो करिकुलम मतलब एक्सपीरियंसेस है, और एक्सपीरियंसेस आर चेंजिंग नेचर, सो दैट्स व्हाई देयर करिकुलम इज कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल करिकुलम। क्लियर? सेकंड पॉइंट, यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। इट इज कंप्लीटली साइकोलॉजिकल करिकुलम बिकॉज इट इज एज पर द नीड्स कैपेबिलिटीज ऑफ द चिल्ड्रन। Every child wants to gain the realistic knowledge or factual knowledge related the facts. हर कोई बच्चा क्या चाहता है बेटा? फैक्चुअल नॉलेज चाहता है, नॉट फैक्चुअल, सॉरी, फैक्चुअल नॉलेज नहीं चाहता, सॉरी, एक्सपीरियंस नॉलेज चाहता है, एक तरह से रियलिस्टिक नॉलेज चाहता है। फैक्चुअल तो वो गया जो लिखा हुआ उसको एज इट इज पिक कर लेना, वो फैक्ट बेस्ड नॉलेज होगी, आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन ये एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज चाहता है, जहां पर हाँ, लेकिन हर बच्चा ये जरूर चाहता है कि हमें करके सीखने पर बल मिले। हर बच्चा हर चीज को किताबों में, किताब कोई नहीं पढ़ना चाहता। हर बच्चे को लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस है वो अच्छे लगते हैं लेने। तो ये अप्रोच उस पॉइंट पर काम करती है, इसलिए इसे क्या बोला गया? साइकोलॉजिकल। ठीक है, तीसरा आ जाता है, इस पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय और समाज में उपयुक्त संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि cordial relations can be maintained, cordial relations can be maintained between the child and his social environment, between the child and his social environment। क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल से निकलता है और किताबों के द्वारा पढ़ता है, मान लो वो उसे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम बता रहे हैं, तो फिर उसको रियल लाइफ से एक्सपीरियंस उतना नहीं मिलेगा, वो तो जब आएगा, एंटर होगा तभी समझ आएगा। लेकिन इस करिकुलम में उसे उस सोशल लाइफ को, उस रियल लाइफ को समझने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसके अंदर जाके ले रहा होता है। और स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है, समाज का लघु रूप कहा जाता है। सो वो सब चीजें उसको सामने प्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर ना उस सोशल सर्कल में और उस बच्चे में, मतलब उस सोशल एनवायरनमेंट में उस बच्चे में एक क्लोज रिलेशन मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चे को उसी में ही पलने और बढ़ने का मौका मिलेगा। अगला आ जाता है बेटा, लेकिन इसके कुछ, अच्छा एक बात और, इट फोकसेस ऑन मेंटल एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लास्ट पॉइंट इसमें क्या लिखते हो? तो इट फोकसेस ऑन मेंटल एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इससे बच्चों का जो है मेंटल डेवलपमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट, ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि क्रिएटिविटी क्यों? हमेशा कुछ नया सीखना, हमेशा नई नई सिचुएशंस को टैकल करना। और क्रिएटिविटी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, समथिंग न्यू। ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन अ न्यू मैनर, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है क्रिएटिविटी। सो वहाँ ये उस तरह का एक्सपीरियंस आपको नई नई चीज़ें सिखाता है, इसलिए क्रिएटिविटी डेवलप करता है। नेक्स्ट आ जाता है, अब इसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। समटाइम एक्सपीरियंस कैन नॉट बी क्लैरिफाइड to the children,
जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कई बार वो सही से हमें क्लियर नहीं होते बच्चों को एक्सपीरियंस को, ये भाई हर बच्चा किस तरह का अनुभव ले रहा है, इतने इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई कैसा एक्सपीरियंस ले रहा है, वो चीज़ हमें कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगी इस तरह के करिकुलम से। अच्छा, एक इसका मेजर ड्रॉबैक पता है क्या है, कि आप जैसे सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में आपके 10 चैप्टर है तो मतलब वो सिस्टमैटिकली अरेंज थे, लेकिन इस करिकुलम में 10 चैप्टर को कोई व्यक्ति अरेंज नहीं कर सकता। मतलब सिस्टमैटिकनेस की बहुत कमी है, अरेंजमेंट की बहुत कमी है। इज इट ओके? क्योंकि एक्सपीरियंसेस है ना जो हर समय बदलते रहेंगे, तो आप चैप्टर्स भी को हर समय, टॉपिक ऑफ डिस्कशन हर समय बदलता रहेगा। ठीक है, सो आप यहाँ कह सकते हो ज्ञान का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। इन सच टाइप ऑफ करिकुलम देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज। कोई नॉलेज की फिक्स्ड फॉर्म नहीं होती, कोई सिक्वेंशियल फॉर्म नहीं होती है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो फिक्स्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ करिकुलम ऑफ नॉलेज, सॉरी। इसके अलावा अत्यधिक समय लगता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच। भाई हर चीज आप एक्सपीरियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कोई जल्दी अनुभव ले लेता है, कोई देर से लेता है, कई बार उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना टफ हो जाता है जहां पर वो अनुभव मिले। सो ये टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है कि कितने सारे टॉपिक्स हैं और सारे के सारे टॉपिक्स को आपने एक्सपीरियंस के बिना पढ़ाना ही नहीं है। सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हर टॉपिक इस अप्रोच से पढ़ाया नहीं जा सकता। इवन अभी आप आगे चल के ये भी पढ़ोगे कि जो डेंजरस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो तो बच्चे के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब जहर का परीक्षण, उसका एक्सपीरियंस करके थोड़ी लिया जाएगा, वो तो किताबों में लिखा हुआ है कि जहर नहीं लेना है, अब उसको एक्सपीरियंस करके क्या करना है भाई। तो वहां पर ये डिफिकल्ट हो जाती है, अप्रोच फेल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न अनुभवों का आपस में संबंध स्थापित नहीं हो पाता। वी कैन नॉट लिंक वेरियस एक्सपीरियंसेस थ्रू दिस करिकुलम। भाई कोई एक्सपीरियंस किसी और चीज का है बिल्कुल ही अलग, कोई बिल्कुल ही अलग है। जैसे हमने अभी 2 एग्जांपल दिए, एक आग से हाथ जलना और एक जहर का, मतलब कोई दोनों में कोई लिंक ही नहीं है। सो कहने का मतलब हर चीज को लिंक करना इस तरह के करिकुलम में बहुत डिफिकल्ट है, और बिना इंटीग्रेशन के, बिना लिंक के, बिना कोऑर्डिनेशन के सब्जेक्ट्स को पढ़ाना या सब्जेक्ट्स की नॉलेज देना इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, इसके अलावा धन की आवश्यकता, इट रिक्वायर्स मनी, मच मनी। ठीक है, सो क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब है उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना। मान लो मीठे और खट्टे का एक्सपीरियंस करना है तो बहुत सारी मीठी चीजें और बहुत सारी खट्टी चीजें लेके आनी पड़ेंगी क्लासरूम में, फिर उस ऑडियो विजुअल एड का यूज करते हैं तभी बच्चे को उसके संपर्क में आने का, एक्सपीरियंस लेने का मौका मिल पाता है। अगला आ जाता है अधिगम और प्रगति का मूल्यांकन इसके द्वारा संभव नहीं। मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल टू इवैल्यूएट द चिल्ड्रन थ्रू दिस मेथड। इवैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू दिस। व्हाई? क्योंकि आपको हर इवैल्यूएशन के लिए एक एक्सपीरियंस अरेंज करना पड़ेगा, एक सिचुएशन अरेंज करनी पड़ेगी। उतनी सारी सिचुएशंस, उतने सारे एक्सपीरियंसेस, मतलब उसका कोई वे नहीं, लॉजिक नहीं हो सकता कि कैसे हर बच्चे को इवैल्यूएट करें। बहुत अपने आप में सोच के ही कितना डिफिकल्ट लग रहा है। सो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और एक एक्सपीरियंस आप सबको दे नहीं सकते यहाँ सिमिलर सेम, क्योंकि हर कोई संपर्क में आएगा सिचुएशन के और अपना अपना अनुभव लेगा। अब किसका बेस्ट है और किसका बेस्ट नहीं है ये तो हम नहीं तय कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता है, बट देयर इज अ लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स। लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, उस तरह के ट्रेन टीचर्स ही नहीं अवेलेबल। जो खुद एक्सपीरियंस्ड होगा वही तो दूसरे को एक्सपीरियंस दे सकता है। अब आपकी क्लास में इतने सारे टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, बट समथिंग तो ऐसा कुछ है ना कि हम इसको रेटिंग करते हैं कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये टीचर कम अच्छा पढ़ाते हैं, या ये तो ना ही पढ़ाएं तो अच्छा है। तो हर एक तरह की रेटिंग्स होती हैं हर एक टीचर के लिए। सो वो सब भी किसके बेस पर होता है? ट्रेनिंग के बेस पर। सो लेकिन इस अप्रोच से पढ़ाना हर एक के बस की बात नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है, ये आपका सेकंड कंप्लीट हो गया बेटा, एक्सपीरियंस सेंटर समझ आ गया ना सबको। नाउ थर्ड टॉक अबाउट
चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। सो चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होता है, यहां पर चाइल्ड इज ऑन द सेंटर प्लेस, ठीक है, चाइल्ड गेट्स द सेंटर पोजीशन, ठीक है, लिख सकते हो यहां पर ये बात, ठीक है, चाइल्ड रिमेन्स ऑन द सेंटर प्लेस, चाइल्ड इज गिवन द प्राइमरी प्लेस, child is given the primary place, curriculum is constructed as per the basic instincts, needs, interests, and capabilities of the children, यहाँ करिकुलम किस तरह से अरेंज किया जाता है, बच्चों के रुचि, आवश्यकता, उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करिकुलम का निर्माण किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर बच्चा सेंटर पॉइंट पे होगा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे सामने परोसा जाएगा, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, जहां तुम जाना चाहते हो वहां तुम्हें ले जाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। फिर बात करते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स अच्छे दिए हुए हैं मेरिट्स के फॉर्म में, इसके मेरिट्स ही हैं ज़्यादा क्योंकि यही बहुत अच्छी अप्रोच है। तो इसका क्या है, पहला पूर्ण विकास पर बल, फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नाउ यू ऑल नो ये जो अप्रोच है वो बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस करती है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर फोकस करती है, ठीक है। दूसरा पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है, कंप्लीटली साइकोलॉजिकल अप्रोच, है ना, क्योंकि हम बच्चे का पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा फोकस इज ऑन फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड, फंक्शनल एस्पेक्ट होता है उसका क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक मतलब करके सीखने पर बल। सो बच्चे का जहां इंटरेस्ट होगा ना वहां उसे करने की हर तरह से कोशिश करेगा, और कोई काम तुमसे जबरदस्ती कराया जाए तो आप कर तो लोगे बट करोगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि जितना करना है उतना तो करोगे, बट उसके अलावा जो नहीं करना वो बिल्कुल नहीं करोगे। बट जहाँ इंटरेस्ट होता है उस काम को मैं सारा दिन कर लूँ, मुझे थकावट फील नहीं होती है, ठीक है। किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश अच्छा लगता है, किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है। अगर वो उसका एप्टीट्यूड है, उसकी पोटेंशियल का पार्ट है, तो वो उसे करने में बहुत मजा आएगा, और उसकी ट्रेनिंग अगर आप उसे दोगे तो वो उसमें बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल करेगा। क्लियर? सो ये नेक्स्ट आगे आ जाता है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, रिसीविंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान पर बल, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, प्रैक्टिकल नॉलेज, बिहेवियरल नॉलेज, बिहेव कैसे चेंज करना है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कैसे लेना है, मतलब वो चीज़ें यहाँ पर आपको रियल लाइफ में किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए उस पर ये फोकस कर दिया है। नाउ सम बेसिक अप्रोचेस विच आर बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड, नाम लिख लो उनके। सम बेसिक अप्रोचेस कौन से हैं? मॉन्टेसरी मेथड, किंडरगार्टन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी मेथड, किंडरगार्टन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ये सब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस हैं, ठीक है। सो मारिया मॉन्टेसरी लेकर आई हैं जहाँ पर सेंसेस को ट्रेन करने पे ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ करके अपने अपने छोटे छोटे काम जो होते हैं वो बच्चे खुद से करते हैं, अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब। और किंडरगार्टन मेथड में खेल खेल में बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं, और प्रोजेक्ट मेथड भी आपका कुछ उसी तरह का प्रोजेक्ट तैयार करना, रियल जो एनवायरनमेंट है वहाँ से डाटा कलेक्ट करना और उसके बेस पर जो है एक अपनी रिपोर्टिंग तैयार करना, वो सब, ठीक है। सो ये सब आपके इसी के ऊपर बेस्ड है। सो आई थिंक सो ये तीसरा करिकुलम समझ आया। नाउ टॉक अबाउट फोर्थ वन इज एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है बेटा? यहाँ पर फोकस ऑन एक्टिविटीज, यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया जाता है? एक्टिविटीज पर, फोकस ऑन एक्टिविटीज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी सेंटर, जहां पर क्रियाओं को, कामों को फोकस किया जाता है। बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कामों का आयोजन किया जाता है। देयर आर ऑलवेज अरेंजमेंट ऑफ सम एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। टीचर अरेंजेस सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज या वेरियस एक्टिविटीज फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न, ठीक है।
बच्चे के लिए उस तरह का एनवायरनमेंट प्रिपेयर करते हैं जहाँ पर उसे एक्टिविटी के साथ कुछ करने को सीखे, करने को मिले, ठीक है। और यहाँ पर हम फोकस किस पे करते हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोचेस पर। कोलैबोरेटिव अप्रोचेस पर फोकस, लिख सकते हो फोकस ऑन कोलैबोरेटिव अप्रोचेस। कोलैबोरेटिव अप्रोचेस होती है एक दूसरे के साथ मिलकर क्रियाओं को करना। तुम्हें ग्रुप में टास्क दिए जाएंगे, ग्रुप में एक्टिविटीज दी जाएंगी और आप जो है उसको सीखोगे और आप मजे से सीखोगे, मजा आएगा। ईच फॉर ऑल फॉर ईच, इस तरह के कॉपरेशन डेवलप होंगे कि मेरे को सबको ही हेल्प करते हैं, मुझे सबकी मदद करनी है। इस तरह की चीजें बच्चों में डेवलप होती हैं। कॉपरेशन, लॉयल्टी, कॉम्पिटिशन, ये सब चीजें बच्चों में इससे डेवलप होती हैं। इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज पॉसिबल। एक्टिविटी कर रहा है ना, कोई चीज आप करके सीखते हो तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल तो हो ही रहा है, साथ साथ फिजिकल भी हो रहा है। दूसरा, समाज के लिए उपयोगिता। इट गिव्स मोर, मतलब इट गिव्स अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी। तो ये जो है ना समाज को अप्रोप्रिएट मानती है, तो वो बेस्ट है क्योंकि स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो जो अप्रोच सोसाइटी पर फोकस करती है, सोशल एस्पेक्ट पर, वो बेस्ट ही मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्रियाशील बनाता है, बालक को क्रियाशील, यानी चाइल्ड रिमेन्स एक्टिव ऑल द टाइम। इट्स नॉट द पैसिव लिसनर, मतलब वो पैसिव लिसनर नहीं है, ही रिमेन्स एक्टिव ऑल द टाइम। वो पूरे समय क्या रहता है, काम करने के लिए हर समय एक्टिवेट रहता है, एनर्जी रहती है उसमें क्रियाओं को करने की। इसके अलावा चिल्ड्रन लाइक दिस अप्रोच, बच्चे इस अप्रोच को बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब बच्चा चाहता यही है कि हमें करने का मौका मिले, हमें मजे से खेलने का मौका मिले, तो वो उसको जल्दी पसंद करते हैं। इसके अलावा फॉर मेंटेनिंग या फॉर अडॉप्टिंग लिखना, फॉर अडॉप्टिंग सच टाइप ऑफ करिकुलम, फॉर अडॉप्टिंग सच टाइप ऑफ करिकुलम there is a need to prepare mentally, there is a need to prepare mentally by all, there is a need to prepare mentally by all, that is teachers, children, society as well, ठीक है, as well, मतलब सबको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है, इसको अपनाने के लिए कि भाई हाँ हम ऐसा ही करेंगे, हम करके ही सीखेंगे। किताबें होनी ही नहीं चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में, किताबें तो बस लिखी हुई हैं, हमें वो नहीं रखना, ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट आ जाता है, अब आगे इन्होंने इसमें कुछ ड्रॉबैक्स दे दिए हैं, और भी ये भी ड्रॉबैक का ही पॉइंट है बेटा। ये पहला पॉइंट है ड्रॉबैक का, देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर मेंटली, है ना, ये पहला ड्रॉबैक है, ठीक है, पहली लिमिटेशन है कि बच्चे को मेंटली तैयार करना होगा ना, समाज को, सोसाइटी को, सबको, कि ऐसा करने के लिए रेडी हो जाओ, तो ये ड्रॉबैक में आ जाता है। इसके अलावा देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस, देयर इज अ लैक ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। इस तरह के करिकुलम में वो जो शैक्षिक परिस्थितियां, जो क्लासरूम में टीचर बैठा हुआ है और बच्चे पढ़ रहे हैं चेयर पे बैठ के, किताबें खुली हुई हैं, वो सब नजर नहीं आता। सो उस तरह की एजुकेशनल सिचुएशंस यहाँ पर कमी रहती है। वो पंक्चुअलिटी, वो अटेंशन, वो सिस्टमैटिकनेस कि आप चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, वो चीज़ इसमें नजर नहीं आएगी, ठीक है, ये दूसरा ड्रॉबैक है इसका। तीसरा, लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल एड्स, बुक्स और लेटेस्ट ट्रेनिंग एक्सेट्रा। मतलब ना तो टीचर को ट्रेनिंग मिलती है, उसकी कमी रहती है, ना बुक्स मिलेंगी क्योंकि ये बुक्स पे फोकस ही नहीं करता, ठीक है, और ना ही मटेरियल एड्स, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस एक्टिविटी की बात कर रहे हो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना स्कूल अरेंज ही नहीं कर पाएंगे, उनके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे, तो इसमें हर चीज़ की कमी रहती है। वो सब चीज़ें ही अरेंज कर पाना लॉजिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला आ जाता है इसके बाद, there is a lack of some researches, plannings or amendments। इसमें रिसर्च नहीं होता कि इसको आगे और कैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, अमेंडमेंट्स पे ध्यान नहीं देते, इम्प्रूवाइजेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, इन चीजों पे आप फोकस नहीं करते। और इट इज अपोजिट ऑफ traditional curriculum approach।
ट्रेडिशनल करिकुलम अप्रोच क्या होती है, जो किताबों पर बेस्ड थी कि किताब बच्चे को खत्म करानी है। सो ये हमारी उस ट्रेडिशनल अप्रोच के बिल्कुल अपोजिट है कि इन्होंने किताबों की महत्वता को बिल्कुल ही नकार दिया, विच इज इन इटसेल्फ किसी पॉइंट पर आकर गलत लगता है। ठीक है, आई होप सो ये सब समझ आ गया। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट वन इज कोरिलेटेड। कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है, वेरियस सब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, मेन असम्पशन यहाँ क्या है कि नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिट। यहाँ पर इसकी मेन असम्पशन क्या है, नॉलेज is a complete unit and different subjects should be taught by linking it with the each other. Different subjects should be taught by linking it with the each other. With each other. So आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि ये जो पूरा ज्ञान, जो हम पूरी सब चीजें सीखते हैं ना, ये कुछ नहीं है, ये सब एक ही है, इसमें कुछ अलग अलग नहीं है। सो फिर अलग क्या है, जो सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं आपको उसे कैसे पढ़ाना है, लिंक करके पढ़ाना है। लिंक करने का मतलब क्या होता है, द यूज ऑफ वन सब्जेक्ट इन अदर, ऐसे पढ़ाना है। जैसे इंग्लिश को हिंदी के साथ लिंक करना है, हिंदी को मैथ्स के साथ लिंक करना है। अब भाषा के बिना ना तो आप SST पढ़ सकते हो, ना आप साइंस पढ़ सकते हो, ना आप मैथ्स पढ़ सकते हो, क्योंकि सबकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है। सो लैंग्वेज का ये यूज हो गया अदर सब्जेक्ट्स में। अब मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री में काम आता है, मैथमेटिक्स का मैथ्स में तो काम आता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैथ्स जो है वो ज्योग्राफी में भी काम आता है, इंग्लिश में भी काम आता है। सो आप जगह जगह पर सन लिखते हो, ईयर्स लिखते हो, वो सब उसी में मेंशन होते हैं। तो ये क्या है, ये कोरिलेटेड करिकुलम हो जाता है। समझ आ गया बेटा, इसमें बहुत डिटेल नहीं दिया हो, बस इतना ही इनफ है। अब आ जाते हैं अगले टाइप पर, अगला है कोर करिकुलम। इससे नेक्स्ट करिकुलम कौन सा है बेटा, कोर करिकुलम। कोर करिकुलम एक ऐसा करिकुलम होता है जहां पर कुछ विषयों को तो अनिवार्य रखा जाता है और कुछ को ऑप्शनल, ऐच्छिक रखा जाता है। मतलब कुछ तो कहेंगे कि आपको कंपलसरी पढ़ना है, सभी को पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST। और कुछ क्या हो जाएगा, म्यूजिक, आर्ट, इट्स ऑप्शनल, आप चाहो तो लो, चाहो तो ना लो। तो कोर करिकुलम इस तरह का करिकुलम होता है। सो कोर करिकुलम इज दैट टाइप ऑफ करिकुलम इन विच सम सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी या few subjects are compulsory and other subjects are optional. Other subjects are optional. Compulsory subjects, sorry, children are not free to make choice among compulsory subjects. Children are not free to make choice between या among compulsory subjects. मतलब बच्चे फ्री नहीं होते, कंपल्सरी सब्जेक्ट में उन्हें कोई चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती। ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और कोर सब्जेक्ट्स शुड बी कंपल्सरी। ठीक है, दीज आर कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन। ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ये सबके लिए कंपल्सरी होते हैं। और दूसरी तरफ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, चिल्ड्रन आर फ्री टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, children are free to select, to choose optional subjects as per their individual interests and capabilities, as per their individual interests and capabilities। जो भी उनके individual interests हैं और capabilities हैं, उनके बेस पर आप उन्हें चूज कर सकते हैं। मन हो तो लो, मन ना हो तो मत लो। समझ आ गया। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, जो हमने बात कर ली, लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स, SST। ठीक है, और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या हो जाएगा, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, दीज आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब ये इसके मेरिट्स और ड्रॉबैक्स क्या हैं अप्रोच के, तो इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं। एक तो कंप्लीटली साइकोलॉजिकल अप्रोच है, क्योंकि जो सब बच्चों को पढ़ना है एक एज में, वो सबके लिए अवेलेबल है। जो कोई कोई लेना चाहता है वो ले सकता है, तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। दूसरा, सभी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इट फुलफिल्स द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन। इट फुलफिल्स द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों की आवश्यकता, जिसको जो चाहिए ऑप्शनल में उसे वो मिल जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है, विषयों को पढ़ाने का समय निश्चित होता है। टाइम टेबल इज फिक्स्ड, टाइम ड्यूरेशन इज फिक्स्ड हेयर। यहाँ पर टाइम टेबल फिक्स होता है, इस क्लास में ये पीरियड होगा, इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ साथ
बच्चे का सब कुछ फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें कितनी देर पढ़ाया जाएगा वो सब चीज़ें। और इसके अब आगे देखो, ये मोस्ट पॉपुलर अप्रोच है ये वाली, इट्स मोस्ट पॉपुलर अप्रोच, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच है। और उसके अलावा इट फोकसेस ऑन क्लोज कनेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इट फोकसेस ऑन क्लोज कनेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इसमें सब कोई सेटिस्फाइड रहते हैं, टीचर भी और बच्चे भी, ठीक है। और इवन सोसाइटी भी, पेरेंट्स को भी पता है कि हमारे बच्चे को जो चाहिए था वो मिल गया, बच्चे को भी पता है कि कुछ तो पढ़ना पड़ेगा अपनी मर्जी से, कुछ अपनी मर्जी से नहीं भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों चीज़ें आ जाती हैं। इवन टीचर्स के लिए भी सेटिस्फेक्शन है क्योंकि उन्हें पढ़ाना आसान हो जाता है, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? वर्कलोड ऑफ द टीचर, ठीक है, ओवर वर्कलोड हो जाता है। वर्कलोड ऑफ द टीचर एनहांसेस और इंक्रीजेस अननेसेसरली, इसमें वर्कलोड बढ़ जाता है टीचर्स का। और इस तरह के पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन की समस्या होती है, यानी इसका मतलब क्या होता है? अकम्प्लिशमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ करिकुलम, accomplishment of such type of curriculum in itself is a difficult task, ठीक है। इसको करिकुलम को accomplish करना ही अपने आप में difficult task होता है। It is suitable only for primary and middle level, not on the secondary level। ये सिर्फ कहाँ तक suitable है? प्राइमरी लेवल पर, मिडल लेवल पर, नॉट एट द सेकेंडरी लेवल। सो आई होप सो ये समझ आ गए सारे। अगला आ जाते हैं बेटा क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम। क्राफ्ट सेंटर में क्या होता है? फोकस ऑन क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स मतलब हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटी। यहाँ करिकुलम को कैसे फ्रेम किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज। ये ज्यादातर कहाँ पर होता है? विलेज एरियाज में, ठीक है। लिख लिया, फोकस्ड ऑन क्राफ्ट एक्टिविटीज और हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटीज। सो इसमें क्या होता है? जैसे एग्रीकल्चर, यहाँ सब्जेक्ट्स आर टॉट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। और कताई बुनाई वीविंग होता है हमारा। चमड़े का काम हो गया, वो चमड़े का काम क्या होता है? लेदर वर्क है ना, हाँ लेदर वर्क हो जाएगा। लकड़ी का काम आपका वुडन वर्क हो जाएगा, पर इनके नेम्स होते हैं कुछ अलग से, भूल गई मैं अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, शिल्प कलाएं आपका वो हो गया, आर्टिस्टिक जो होते हैं ना वो सब इसमें आ जाएगा। सो इस साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स इसमें कौन से होते हैं वो भी लिख लो। अदर सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो टॉट इन दिस अप्रोच, जैसे मदर टंग, क्योंकि मदर टंग के बिना आप ये सब चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। मैथमेटिक्स, हिसाब किताब थोड़ा बहुत करने के लिए। और चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत, म्यूजिक, सामाजिक विषय, सोशल सब्जेक्ट्स जो आपको सराउंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। और शरीर विज्ञान, फिजिकल साइंस जो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या है उसके बारे में बताता है। और सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज जो आपको सबको पता होनी चाहिए। तो ये सब सब्जेक्ट्स इसमें फोकस किए जाते हैं। अगला आ जाता है बेटा वोकेशनल। वोकेशनल मतलब जहां पर वोकेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स आर टॉट, जहां पर क्या पढ़ाया जाता है? टेक्निकल सब्जेक्ट, जैसे कंप्यूटर यहां पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दे आर टॉट टू मेक द चिल्ड्रन कैपेबल, दे आर टॉट to the children to become capable of their livelihood। समझ आया ये पॉइंट? ताकि वो जीविका पार्जन कर सके, भावी जीवन के लिए तैयार हो सके, फ्यूचरिस्टिक लाइफ के लिए प्रिपेयर हो सके। सो ये इसलिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब तो मैं भूल गई टू अर्न देयर लिवलीहुड शायद, है ना। आगे नेक्स्ट आ जाता है, अगला हमने कौन सा लिखा है? इंटीग्रेटेड, इन विच ऑल सब्जेक्ट्स आर टॉट बाय इंटीग्रेटिंग विद द ईच अदर, ठीक है, बाय कनेक्टिंग विद द ईच अदर और बाय कनेक्टिंग विद द रियल लाइफ। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स आर टॉट बाय कनेक्टिंग विद द रियल लाइफ ऑफ द चाइल्ड। कोरिलेटेड में और इंटीग्रेटेड में एक ही डिफरेंस होता है बेटा। अगर आप इसे क्लोजली, वैसे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट कोरिलेटेड में विषयों को आपस में कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है और इंटीग्रेटेड में रियल लाइफ के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। मतलब ये लाइफ का ही एक हिस्सा है, ऐसा बताकर उन्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो आई होप सो ये सारे टाइप्स ऑफ करिकुलम आप लोगों को होते हैं, सुटेबल नहीं है, उन्होंने ये बोला है।
मतलब सुटेबल नहीं होते हैं। कहते हैं कि जैसे आप इतना सब, हाँ आज की डेट में तो वैसे ये अप्रोच आज के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये पहले के पॉइंट्स बनाए हुए हैं ना, मैंने अभी बताया था एडिशन और वो चीज़ें करते नहीं है। हाँ आप ऐसे बोल सकते हो तो, लेकिन इन्होंने उस पॉइंट से बताया कि पहले ऐसे होता था, क्योंकि जो फिक्स्ड थे, जो चलता था हमेशा, तो उस बिहार पर आप कह दो सुटेबल नहीं है। हायर एजुकेशन के फील्ड में सुटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा जो है ना मतलब कुछ एक चीज जिसको वो सिलेक्ट कर लेता है वही उसे पढ़ना पड़ता है, ऑप्शनल कुछ रह नहीं जाता आगे चल के। जैसे आप मान लो आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया कॉमर्स, तो सारे सब्जेक्ट्स कॉमर्स की होंगे, उसमें फिर कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको हटा दिया जाए, वो चीज हो जाती है। सब कंपलसरी होंगे, ऑप्शनल कुछ नहीं होगा ये चीज। लेकिन ये प्राइमरी लेवल पर होता है कि आप ये सब्जेक्ट्स लेते हो और डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, इनमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। बट सेकेंडरी लेवल पर तो ये सब्जेक्ट्स ही हटा देते हैं ना। सो उस पॉइंट से ये थोड़ा सा बताया इन्होंने, ठीक है। रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड करके, और फिर आप जैसे हाँ जैसे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो उनकी जो अकबर जो भी हैं उनकी स्टोरीज आप हाँ वो सब उनकी भूमिकाओं को आप सामने मतलब करके बता रहे हो, तो वो सारा ठीक है, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके बताना। आज की क्लास समझ आई? ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग करेंगे बेटा डिफरेंट, ये तो थोड़ा टाइम लगने वाला ही था इसलिए मैंने इस पे टाइम लगा दिया। सो बस आगे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स अफेक्टिंग द करिकुलम, चलो ये एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स विच अफेक्ट द करिकुलम, वैसे ही वही है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स ही हैं। सो हम इसको करिकुलम कंस्ट्रक्शन में ही पढ़ेंगे बेटा। ये जो बिल्कुल अगला क्वेश्चन हिंदी मीडियम में दिया हो 173 पर, दिस इज सेम एज 175 पे जो क्वेश्चन है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स। वो कौन सी बातें हैं जो हमें करिकुलम बनाते समय ध्यान देने की जरूरत है? एक्चुअली वो कंपोनेंट्स ही है जो करिकुलम पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक जगह कर सकते हो कहीं भी। सो अगली क्लास में हम जो है ना प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम में 175 और इंग्लिश मीडियम में 116 पेज पर ये आंसर दिया हुआ है। सो वो हम कवर अप करेंगे आंसर, ठीक है, करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स। सो आज की क्लास समझ आई? बाय बाय ऑल ऑफ यू।